हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 के पेपर के बारे में, जो कि कंडक्ट किया गया था 2 नवंबर 2023 को सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक ये पेपर था। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2 नवंबर को आपका ये पेपर एसएससी सीएचएसएल का कंडक्ट किया गया था। इसके हम लोग टीयर 2 के पेपर के विषय में बात करेंगे। इसमें जो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आए थे उनका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप बायोलॉजी, जॉब डिस्क्रिप्शन, ग्रामर की का क्रैश कोर्स, मैथ्स का क्रैश कोर्स कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की पूरी मैगजीन अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो। वर्ल्ड पावर में एडीजी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई, आप इसे देख सकते हो। कंप्यूटर का पूरी सीरीज अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हो, किताब भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 100 मोस्ट मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आरबीई का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ rbe-learning.com, ये हमारी वेबसाइट है rbe-learning.com, rbe-learning.com। यहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीपल मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ पेड मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑफिसर्स बैच है हमारा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों सब्जेक्ट हमारे इसमें मिल जाते हैं आपको, इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पे लिंक, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बातचीत शुरू करते हैं अपने सीएचएसएल 2023 के टीयर 2 के पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है इस बार सीएचएसएल का, और काफी कंफ्यूजिंग रहा है। काफी बच्चों ने मुझे ये सवाल भेजा भी था। लिखा हुआ है, सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस सवाल का जवाब जो एसएससी ने दिया वो दिया नो एरर। ठीक, अब ये सवाल में डाउट क्या है वो आपको समझ देते। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बड़ा ऐसा क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं करी होगी, अच्छी नहीं करी होगी मतलब जिन्होंने ग्रामर कम पढ़ी होगी, उनका ये सवाल जहां तक सही हो गया होगा। जो ऐसे लोग होते हैं ना, ज्यादातर ग्रामर इंग्लिश के लोग, बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत सारे, इसमें ना यार ये सही तो लग रहा है, नो एरर होगा लग रहा है, तो ऐसे लोगों का ये सवाल सही हुआ होगा। लेकिन जो लोग बाय लॉजिक और बाय ग्रामर और बाय नॉलेज गए होंगे, उनका ये सवाल गलत हुआ होगा। देखो, हम प्रीपोजिशन चैप्टर में या प्रोनाउंस चैप्टर में हम एक रूल पढ़ते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में हम एक रूल पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोनाउन चैप्टर में हम एक रूल पढ़ते हैं कि भैया अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद में जो हमारा प्रोनाउन आएगा दैट विल ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव केस। मैंने ये चिल्ला चिल्ला के नियम पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर में हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद जो है हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, जैसे बिटवीन यू एंड ही इज बेटर। अब हमने लिखा है बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन क्या है प्रीपोजिशन, तो ही की जगह क्या आएगा, हिम। आपने पढ़ा हुआ है प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो अब आप यहां रूल लगाओगे, सिंसियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस यदि आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद में जो है हमारे ये ऑब्जेक्टिव केस में रहने चाहिए, तो यही पढ़ा है। तो फिर यहां ही की जगह हो जाएगा हिम, और जो एरर है वो हो जाएगी पार्ट 1 में, और आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब में से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इसे हम चैलेंज कर सकते हैं क्या, तो देखो ये जो आंसर है इसका वो बिल्कुल सही है, नो एरर ही आंसर होगा। अब ऐसा है, एक बात तो ये समझ लो कि इंग्लिश ना बड़ी समस्या क्यों है। इंग्लिश में समस्या इसीलिए है कि भैया टीचर तो आके पढ़ाता है, अरे इंग्लिश क्या है यार, इंग्लिश में तो देखो सब कुछ लॉजिक से होता है, सब कुछ नियम से होता है। मैथ्स और साइंस की तरह ही है। साइंस अगर कहती है कि जी की वैल्यू 9.8 है तो जी की वैल्यू 9.8 है, इसको बदल थोड़ी जाएगी, ये है कि नहीं। एफ इज इक्वल टू एम जी होता है तो एफ इज इक्वल टू एम जी ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। हमने नॉर्मली यही पढ़ा है। लेकिन इंग्लिश में भी टीचर आके, हम या मैं भी आके, हम यही बता देते हैं कि भाई ग्रामर है, रूल से नियम से चलेगी, अगर आप नियमों को पालन करेंगे तो सही आ जाएगा जवाब, करेक्ट। आपने यहाँ नियम का पालन किया, जवाब गलत हो गया। तो देखो यार, इंग्लिश में ऐसा है कि सारे नियम, इंग्लिश के सारे नियम कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो नियम वायलेट होते हैं, फ्लाउट होते हैं,
और वहीं से सवाल अक्सर आ जाता है, वहीं से समस्या उत्पन्न होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप सदियों तक एसएससी की इंडस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हिम नहीं आएगा, यहां लाइक यू एंड ही सही है। ठीक है, तो यहां पर ये नियम वायलेट हो रहा है, ये नियम यहां पर फ्लाउट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है उस पर अभी हम आते हैं, बट आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंग्लिश के बहुत से नियम बहुत सारी जगहों पे वायलेट होते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रीड करिए। और नियमों को मैं हमेशा कहता हूं कि एक कंसेप्ट देता हूं मैं, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो बहुत ज्यादा नियमों को पकड़ के मत बैठो। अगर कहीं पर बाय लॉजिक चीजें अलग लग रही हैं तो आप बाय लॉजिक चले जाओ, बाय सेंस चले जाओ। ठीक, क्योंकि नियम हमेशा किसी के सगे नहीं होते, ये धोखा दे देते हैं। ठीक, अब इस सवाल में हुआ क्या है, कह रहा है सिंसियर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, उन्हें स्टडी करना चाहिए रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। किनके जैसे, तुम्हारे और मेरे जैसे। सिंसियर स्टूडेंट्स कैसे, तुम्हारे और मेरे जैसे। सिंसियर स्टूडेंट्स को रेगुलरली पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर यद्यपि ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी भी यही बने हुए हैं। ये सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ही प्रयोग हो रहे हैं ये। इसलिए लाइक लगने के बावजूद यहां पर ये नियम वायलेट होता है और सम सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन सही हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा है इस प्रकार से। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। समझ आया? नहीं आया होगा, समझ लो इसको ऐसे ही। ठीक, क्या कि जो सब्जेक्ट है हमारा, भाई मतलब मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगनी है। मैंने इससे दो आदमी निकाल के यहां बैठा दिए, तो अभी भी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, लेकिन अभी भी ये रहे तो सब्जेक्ट ही ना, समझे? बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है, वो वही चीज। ठीक, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हमें कभी कभी जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिख रहा होता है वो सच होता है। यहां पे वही है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि यहां पर ये सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होंगे क्योंकि ये अभी भी सब्जेक्ट ही है। समझ गए? ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं वो। तो सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन, आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, काफी बढ़िया सवाल है एंड आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलिए ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आई होप क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट, द टीम वन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क एंड कमिटमेंट। आपको पैसिव वॉइस इसका फाइंड आउट करना है। टीम वन द टूर्नामेंट, आपने देखा वन, वन का मतलब हो गया सेकेंड वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही और विन की जगह वन है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब वाक्य जो है हमारा किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। यदि वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका पैसिव बनाते वक्त हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पैसिव बनाते वक्त हमें वॉज या फिर वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। राइट? यदि ऐसा है तो यहां देखा वॉज वन, यहां देखा वॉज बीइंग वन, ये हटा देते हैं। यहां लिखा वॉज विनिंग, यहां हटा देते हैं। यहां लिखा हैड बीन वन, हटा देते हैं। हमारे तीन ऑप्शंस अपने आप गलत हो गए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला। एक्टिव, पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन जब भी करना है आपको हमेशा हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना है, ध्यान रखना है। ठीक, कभी भी ऑप्शन को, सही ऑप्शन ढूंढ के आंसर मत मार्क करिए, एलिमिनेट करके ही आंसर मार्क करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। लिखा है कैलीग्राफी, टॉमस्टोन, एपिटाफ और एपिग्राम। ठीक, अब बताइए टॉम स्टोन क्या होता है? टॉम स्टोन, टूम स्टोन, टूम मतलब क्या होता है? कब्र। स्टोन मतलब जो कब्र पे इस तरीके का पत्थर लगा रहता है।
फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में आपने खूब देखा होगा। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज में क्या, बॉलीवुड मूवीज में भी अक्सर ही रहता है, तो उसमें आपने खूब देखा होगा क्या होता है, एक टॉम रहती है, यानी कि एक आप देखते हो कि एक कब्र रहती है और कब्र के ऊपर लिखा रहता है, कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा रहता है, जो पत्थर रहता है उसको हम कहते हैं टॉम स्टोन। ठीक है, क्लियर है? ठीक। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है, वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज हमने कवर कर रखी है, उसमें पढ़ रखा है। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक। एपिग्राम क्या हो जाता है? अ शॉर्ट स्टोरी और पोएम। तो थोड़ा सा अम्यूजिंग वे में कहा गया हो। इसका सही जवाब हो जाता है एपिटाफ। एपिटाफ इज द करेक्ट वर्ड। अ फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, एपिटाफ उसे कहते हैं। ठीक है, जो फ्रेज या वर्ड्स जो मेमोरी में किसी के लिखे जाते हैं उसे एपिटाफ कहते हैं। तो टॉम स्टोन के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे एपिटाफ कहा जाता है। बहुत पॉपुलर है, प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। अगर प्रीवियस ईयर से वो क्या याद करिए तो ये वाला करेक्ट किया होगा। ये वाला करेंगे हम, ये वाला। द रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क इफ देयर हैड बीन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। यहां लिखा है कुड हैव कंप्लीटेड। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुड, जिन लोगों ने मुझसे पैसिव पढ़ा है उन्हें मैंने बताया है, आपको क्या करना होता है, वर्ब की जो फॉर्म है इसी फॉर्म में बी की फॉर्म लगा दो, लगा दी, उसके बाद लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, हम इतना ही करेंगे पहले। अगर इतने से काम बन जाएगा तो आगे वाला देखेंगे, नहीं बनेगा तो देखेंगे आगे वाला, नहीं तो इतने से शायद काम बन जाए। देख लेते हैं। कुड हैव बीन, कुड हैव हटा दो, कुड हैव टू हटा दो, कुड भी हटा दो। देखो इतने से ही काम बन गया, जरूरत ही नहीं पड़ी आगे की। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा पहला। क्वेश्चन तो बढ़िया था लेकिन ऑप्शन घटिया थे। कुड हैव हो नहीं सकता, कुड हैव टू हो नहीं सकता, कुड भी हो नहीं सकता। तो द टास्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द रेस्क्यू टीम इफ देयर हैड बीन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। खत्म हो गई बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको अगेन पैसिव बनाना है। कह रहा ही इज ईटिंग एन एप्पल। इज ईटिंग, इज के साथ में इन्होंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपसे क्या बताया, इज लिखो, उसके बाद में बी की वो फॉर्म लिखो जो यहां मेन वर्ब की फॉर्म है। बी की मेन वर्ब फॉर्म है आईएनजी, तो बी की फॉर्म लिख दो आईएनजी, और उसके बाद लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज हटा दें, वॉज हटा दें, हैज बीन हटा दें, आंसर हो गया चौथा। हमने पढ़ा भी नहीं अभी। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि सो के साथ में आप किसका प्रयोग करते हो? दैट का प्रयोग करते हो आप। ठीक है, और अगर आप एज का प्रयोग कर रहे हो तो एज के साथ में फिर, ठीक है, एज एज होता है, सो दैट होता है। ठीक है, और सो का प्रयोग भी होता है, सो प्रयोग का प्रयोग होता है जैसे यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो या तो नॉट का प्रयोग करो फिर आप एज यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप सो का प्रयोग जो है इस प्रकार ही करते हो। ठीक है, अदरवाइज आप सो का प्रयोग इस प्रकार ही करते हो। यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, या तो नॉट हो, नॉट का प्रयोग यहां है नहीं, सो एज इसलिए गलत है यहां पर। ठीक, और या तो सो दैट हो, ठीक, वो भी नहीं है। तो यहां लिखा है दिस लेसर नोन, दिस लेसर नोन, दिस लेस नोन, लेस नोन नहीं होगा, लेसर नोन लिखा है तो लेसर लेसर नोन ही लिखोगे। यहां लिखा है दिस हेरिटेज बिल्डिंग, तो दिस हेरिटेज बिल्डिंग भी गलत है, क्योंकि भाई बात ही नहीं, देखो ग्रामर सही चेंज, ग्रामर सही करना है, बात नहीं पलट देना हमें। ठीक, तो ये तीन, दो तो गलत हो गए। यहां लिखा है इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज, तो वेरी मच ब्यूटीफुल एज भी नहीं होता, या तो एज करो, तो वो भी नहीं है यहां पर, तो ये भी हटा दो। बचा हमारे पास एक ही, दैट इज फर्स्ट। दिस लेसन नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज मच ब्यूटीफुल एज द, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब मोनीश एंड रवि, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, दो सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल वर्ब लगेगी तो यहां इज मूविंग नहीं होगा, हैज मूविंग नहीं होगा, हैज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आर मूविंग। कोई दिक्कत इसमें?
मोनीश एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, आपको इसका इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। देखो राकेश टोल्ड आपने लिखा हुआ है, देखो जब वो जो टोल्ड जब भी लगेगा उसके बाद में तुरंत एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है और डायरेक्ट दैट आ रहा है तो वो गलत हो जाता है। यहां पर देखो टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हटा दो, तीसरा आंसर नहीं होगा, ठीक। यहां पे लिखा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कहो कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस तो क्या इसमें दुख है? यहीं पे दुख आ सकता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऐसा तो नहीं होता है ना कहीं। तो अगर दुख की बात नहीं हो सकती यानी कि सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राकेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। राकेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज मस्ट बी अ ब्यूटीफुल हाउस। मुझे एक बात बताओ कि बच्चों अगर आप एक जगह यहां लिख रहे हो वाज और फिर आप लिख रहे हो मस्ट बी, भैया एक ही हेल्पिंग वर्ब लगा लो, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आ गया बी। तो सवाल तो ये तरीका तो सही था एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, लेकिन आगे की बात में तुमने गुड़ गोबर कर दिया, तो ये भी हटा दो, आंसर हो जाएगा पहला। तो आंसर विल बी राकेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आई यूज अ डैश टू वे माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग, द माउंटेनियर इज गोइंग टू डैश द रॉकी हिल्स। अब बताओ आई यूज अ क्लाइंब, आई यूज अ, अब देखो द माउंटेनियर क्या करेगा, रॉकी हिल्स पे क्लाइंब करेगा, लेकिन क्या क्लाइंब यहां सही है? आई यूज अ क्लाइंब टू वे माई, क्लाइंब का इस्तेमाल नहीं करोगे, हॉर्न का प्रयोग नहीं करोगे। क्रॉलिंग होता है रेंग के चलना, इंसान का रेंग के चलना, क्रॉलिंग हो सकता है रॉकी हिल्स पे, लेकिन फिर वो वहां गड़बड़ हो जाएगा, तो हटा दो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्केल। आई यूज अ स्केल टू वे माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग, मैं स्केल का प्रयोग करता हूं कुकिंग को करते वक्त। और माउंटेनियर भी क्या करता है? स्केल करने वाला है रॉकी हिल्स को, मतलब उनको फतेह करने वाला है, तो स्केल बिल्कुल ठीक है, नापने वाला है एक तरीके से, ठीक। तो ऐसा वर्ड भरना था जो दोनों में चल जाए, तो यहां पर आ गया। अगला कहता है कि आपको इसमें करेक्ट एरर बताना है। दोज प्लेयर्स हु चूज नॉट टू प्ले इन द लीग वर बैंड फ्रॉम प्लेइंग इन एन वर्ल्ड कप। अब बताओ, प्ले इन लीग कह रहा है, प्ले इन अ लीग कह रहा है, और नो एरर कह रहा है। अब बताओ मुझे एक बात, यहां पर एक प्रकार से जो डाउट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो किस चैप्टर से पूछा गया है? वो आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली आर्टिकल्स चैप्टर से, करेक्ट। जब आप आर्टिकल्स चैप्टर से पूछ रहे हो, डाउट, तो सिंपली आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिकल्स चैप्टर से जब आप डाउट पूछ रहे हो, तो अब जो वर्ल्ड कप है वो कैसा है? वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? भाई वर्ल्ड कप अगर कोई इवेंट है तो ऐसा तो है नहीं कोई इनडेफिनिट इवेंट है जिसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, कोई इनडेफिनिट इवेंट तो है नहीं। तो जब आप करो इन और फिर एन लिखा हुआ है, तो बच्चों ये तो यार ये तो ब्लंडर है। वर्ल्ड कप में कौन सा साउंड आ रहा है? आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। साउंड क्या, वर्ड ही कॉन्सोनेंट है, साउंड वाली बात ही नहीं है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो एन नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता तो द वर्ल्ड कप से ये खत्म हो गई बात। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। द प्लेयर्स हु चोज नॉट टू प्ले इन द लीग वर बैंड फ्रॉम प्लेइंग द वर्ल्ड कप। सिंपल है, इसमें कुछ डाउट जैसा था ही नहीं। एन वर्ल्ड कप तो गलत है, ब्लेंडर है। क्वेश्चन नंबर 11, Rajat irritated the street dog so much that it was about to bite him. रजत ने स्ट्रीट डॉग को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि वो उसको ऑलमोस्ट काटने वाला था। आपको करेक्ट ईडियम बताना है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, मतलब अगर तो आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन कर लो। जैसे कि अगर आप बात करो कि मतलब अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप उसे ज्वाइन कर लो। जैसे अगर आप देखो कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आगे चल रही है अगर, ठीक है, और आपके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, तो उनको उनका विरोध मत करो, उनको ज्वाइन कर लो उनके मुद्दे में, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। इफ यू प्ले विद फायर यू विल गेट बर्न, आग से खेलोगे तो हाथ तो जले गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, अगर वो चीज खराब नहीं है तो उसे फिक्स मत करो, मतलब अगर कोई टूटा नहीं तो मत फिक्स करो। इफ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, और अगर तुम चाहते हो कि अगर कोई चीज सही करी जाए, सही तरीके से हो, तो अपने आप करो, दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो।
मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कुछ सही तरीके से हो तो आपको अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सवाल में लिखा है कि रजत ने डॉग को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि इट वॉज ऑलमोस्ट काटने वाला था। मतलब क्या है, तुम डॉग के साथ को इरिटेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आग से खेल रहे हो यार, पागल हो क्या। इफ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न, जली हुई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई मीनिंग मैंने बताया आपको, वो यहाँ पर सही नहीं बैठ रहे थे। ही वॉज डैश गोइंग अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज। तो वॉज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंट वाली मेरी वो कैप सीरीज देखी होगी, उसमें ये वर्ड मैंने पढ़ाया है, कॉन्टेम्पलेट करना। काउंट कंटेम्पलेट नहीं होता है, कॉन्टेम, देखो स्पेलिंग प्लेट है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉन्टेम्पलेटिंग होता है, कॉन्टेम्पलेट करना मतलब विचार करना किसी चीज पर। तो ही वॉज कंटेम्पलेटिंग गोइंग अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज। हम्बल मतलब आप क्या हो, बहुत ही हम्बल व्यक्ति हो, विनम्र व्यक्ति हो। आपको सिनोनिम बताना है। कीन मतलब होता है उत्सुक, हम्बल मतलब होता है विनम्र, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग, मॉडेस्ट इज द करेक्ट आंसर। मीक, मॉडेस्ट, जेंटल, जेंटिल, मैंने आपको न्यू वोकैब सीरीज में कराया हुआ है सारा। मीक, मॉडेस्ट, जेंटल, जेंटिल, जिन लोगों ने न्यू वोकैब सीरीज देखी होगी वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, तो आंसर यहाँ हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हाँ, द कमिटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू पर्सनली लुक आफ्टर द मैटर। लुक आफ्टर क्या होता है, लुक आफ्टर मतलब होता है केयर करना। आई विल लुक आफ्टर यू मतलब मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो आई विल लुक आफ्टर यू, लुक आफ्टर होता है आपका किसी की देखभाल करना। आप कह रहे हो कमिटी ने रिक्वेस्ट किया चीफ इन्वेस्टिगेटर से, इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के लिए सही फ्रेजल वर्ब क्या होती है, लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सही फ्रेजल वर्ब है वो है लुक इनटू। ठीक है, तो जो आंसर है वो इस सवाल का क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर की जगह आ जाएगा लुक इनटू। ठीक, तो द कमिटी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर टू पर्सनली लुक इनटू द मैटर विल बी करेक्ट। ठीक, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी। कैप्टन ने सोल्जर्स से कहा एनिमी को फॉलो करो। आपको इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। कैप्टन क्या करता है, रिक्वेस्ट नहीं करेगा सोल्जर्स को, ऑर्डर देगा। चार्ज हिज सोल्जर्स टू फॉलो, टू के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फॉलोड नहीं हो सकता, आंसर हटा दो पहला। ठीक है, कैप्टन सेड, सेड नहीं होता, या तो सेड टू करो या टोल्ड करो। ठीक है, बाकी यहाँ कमांडेड लिखा हुआ है तो वो ज्यादा सही है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, आंसर इज फोर्थ। द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी। द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी इज करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, गलत स्पेलिंग्स पकड़नी है। ठीक है, कहता है द नॉवेल विद इट्स इंट्रिकेट, इंट्रिकेट की स्पेलिंग ये देखो ये गलत है, इंट्रिकेट की ये स्पेलिंग सही है, इंट्रिकेट की ये स्पेलिंग सही है, ये भी स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो पाउंडरिंग लिखा हुआ है, कंटेम्पलेट करना, कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर ओवर, ब्रूड ओवर, न्यू वोकैब सीरीज में ये सारे वर्ड मैंने करा रखे हैं, क्यू ओवर। ठीक है, इन सब का मतलब होता है गहन विचार करना। ठीक, तो अब यहां इन्होंने लिख रखा है पाउंडरिंग, तो पाउंडरिंग भी आपका पाउंडरिंग भी गलत है। ठीक है, ये भी स्पेलिंग गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला और चौथा हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, सेकंड में पाउंडरिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, तो आंसर हो जाएगा 4। द नॉवेल विद इट्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड मल्टीफेसिटेड कैरेक्टर कैप्टिवेटेड रीडर्स एंड लेफ्ट देम पॉन्डरिंग इट्स डीपर थीम्स along themes long after they finished reading। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़े। वन हु बिलीव्स इन फेट यानी कि जो भाग्य में भरोसा करता है, यानी भाग्यवादी। और हमने ये वर्ड आपके वन वर्ड जो वन वर्ड्स में भी करवा रखा है, साथ ही साथ वर्ड पावर मेड इजी में भी करवा रखा है। फेटल होता है घातक, फेटल या फिर लीथल मतलब घातक, प्राण घातक। ठीक है, सुपरस्टिशियस होता है आपका अंधविश्वास। ठीक, फ्लर्ट करना, किसी से फ्लर्ट करना, आंसर हो जाएगा फेटलिस्ट, भाग्यवादी।
जो भाग्य में भरोसा करता है उसे भाग्यवादी या फिर फेटलिस्ट कहा जाता है। द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर बीइंग अ मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। मोर, आपने यहां पर प्रयोग किया है मोर का, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन वन ऑफ द, एक में एरर है, अंडरलाइन पार्ट में आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। ऑप्शंस में लिखा है फिल्म रिसीव्स अक्लेम एट होना चाहिए, इन द ईयर होना चाहिए, या एन इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर बीइंग अ मोर इनोवेटिव मूवी। बेसिकली यहाँ पर मोस्ट इनोवेटिव मूवी हो सकता है, बीइंग द मोस्ट इनोवेटिव मूवी हो सकता है, क्योंकि आप इन दुनिया की मतलब इस साल की सबसे ज्यादा इनोवेटिव मूवी की बात कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो फिल्म रिसीव्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट को आपको चेंज करना है, तो रिसीव्स तो नहीं होगा, रिसीव बिल्कुल ठीक है। अक्लेम फॉर भी ठीक है, अक्लेम एट नहीं होगा, इन द ईयर नहीं, ऑफ द ईयर भी ठीक है, एन इनोवेटिव कर सकते हो आप, क्योंकि मोस्ट का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो एन इनोवेटिव भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका वाउल साउंड है और एन ठीक है। सो द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर बीइंग एन इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर, कि एक इनोवेटिव मूवी होने का उन्हें उसे खिताब मिला, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एन इनोवेटिव होगा। मोर का प्रयोग देखो अगर आप कर रहे हो, या तो मोस्ट कर दो कि सबसे ज्यादा है, और मोर कर रहे हो तो फिर कंपैरिजन करो, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आना चाहिए, तो मोर इनोवेटिव नहीं ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव हो सकता है, या फिर मोस्ट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो एन इनोवेटिव भी ठीक है कि भैया ये इनोवेटिव प्रयोग था। चलो, प्रदीप हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ कंटेंट राइटर। आपको इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रदीप हुम यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने, आपको मैंने बताया है हुम का प्रयोग जब होता है तो उसके बाद में अनदर सब्जेक्ट आता है, ठीक, और हु का प्रयोग जब होता है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आता है। जब इसको मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ते ही सही पढ़ दिया, ठीक। तो हुज का प्रयोग, हुज क्या है, देखो हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, हुज क्या है, हुज आपका पॉजेसिव केस है, और हुम क्या है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। हुज पॉजेसिव केस है तो हुज बुक इज दिस, हुज के साथ में क्या आना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन आना चाहिए, फिर वो नहीं है, तो आंसर थर्ड नहीं हो सकता। विच नहीं हो सकता, प्रदीप इंसान है, इंसान के लिए विच का प्रयोग नहीं आ सकता, दैट भी नहीं आ सकता, आंसर इज सेकंड। प्रदीप हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ कंटेंट राइटर। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, स्लीप से रिलेटेड वर्ड्स किससे आते हैं, सोमना से, हमने पढ़ा है सोमना। सोमनैम्बुलिज्म क्या होता है, एम्बुल मतलब होता है वॉक करना, सोमना मतलब नींद, तो सोमनैम्बुलिज्म मतलब आप नींद में चलते हैं, नींद ना आने को हम क्या कहेंगे, इनसोम्निया। पायरोमेनिया आग लगाना, पायरो मतलब आग, मेनिया मतलब पागलपन, तो पायरोमेनिया मतलब आपको पटाखे वटाखे जलाने का बहुत शौक है, आग लगाने का शौक है, ठीक है। एंड्रोमेनिया, एंड्रो इंसान के मतलब मेल्स के लिए यूज हो सकता है। माइथोमेनिया मैथोलॉजी का आपको पागलपन है, तो सही हो जाएगा इनसोम्निया, इन मतलब नॉट, सोमना मतलब नींद, तो इनसोम्निया इज द करेक्ट वर्ड हियर, ठीक है। बहुत ही प्रीवियस ईयर से पूछे गए आपके वन वर्ड्स हैं, अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से करें तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको एंटोनिम बताना है, शार्प है तो आपका एंटोनिम क्या होगा, किंडल्ड। हमने अभी सीपीओ के क्वेश्चंस करे थे, तो किंडल मतलब होता है इग्नाइट करना किसी चीज को, आग लगाने के सेंस में आता है किंडल करना, या फिर आई किंडल्ड हिज इंटरेस्ट इन वोकैबुलरी, मतलब मैंने उसका इंटरेस्ट वोकैबुलरी में जगाया। आई किंडल्ड हिज इंटरेस्ट इन वोकैबुलरी, मतलब मैंने उसका इंटरेस्ट किंडल किया वोकैबुलरी में, मतलब जगाया। तो किसी के इंटरेस्ट वगैरह को ग्रो करने के लिए भी आप किंडल का प्रयोग करते हो, ठीक है। और किंडल अमेजोन का वो भी आता है जिसपे आप पढ़ते हो, तो वो भी होता है किंडलिंग, तो वो नहीं होगा। मैग्नेटिक मतलब जो आपको आकर्षित कर ले, और हैंडी है जो बहुत ही इजी टू यूज है, ठीक है। तो शार्प का एंटोनिम सिंपली होता है ब्लंट, इज वेरी शार्प मतलब बहुत ही आपका बहुत शार्प है, मतलब अक्यूट है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज या फिर ब्लंट, ठीक है। बहुत ही प्रीवियस ईयर से पूछेगा प्री सिनोनिम से, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर प्रीवियस ईयर अच्छे से नहीं याद कर रहे हो। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो अब क्या हो जाएगा, सुपर इंटेंडेंट गलत है, सुपरिटेंडेंट होता है,
ठीक है, टेडेंट लिख दिया, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सस्केप्टिबिलिटी सही है, एक्सटेम्पोराइज सही है, आपका इनकॉन्स्पिकुअस सही है। इनकॉन्स्पिकुअस जो क्लियर नहीं है। नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गिव मी डैश चॉकलेट चिप्स। देखो, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, यू गिव मी, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां लगेगी। ठीक, नीदर ऑफ द बिस्किट्स, नीदर क्या है, सिंगुलर। ठीक, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इज कंटेन, इज के साथ में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज कंटेन तो कभी नहीं होगा, आर कंटेन भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, कंटेन भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, तो या तो एस वाला आएगा, तो आंसर हो जाएगा कंटेन्स। नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गिव मी कंटेन्स चॉकलेट चिप्स। कोई दिक्कत में, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, इजी है, सिंपल है। ठीक है, हाँ, कह रहा है इन हॉट वाटर, ये आपका ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है, जिसमें किसमें सही आ रहा है। इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, भाई आपको गर्म पानी में एकदम खौलते पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, यू विल बी इन ट्रबल, परेशानी में होना। ठीक है, द चिल्ड्रन इंजॉयड प्लेइंग इन द पूल ऑन अ हॉट समर। वो इंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, द शेफ एडेड स्पाइसेस टू द डिश टू इनहेंस इट्स फ्लेवर एंड मेक इट मोर डिलीशियस। डिलीशियस बना रहा है, यानी कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है तो ये आंसर नहीं है। आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल वास, वास मतलब फ्लावर पार्ट टाइप से, सारा फाउंडेड हरसेल्फ इन ट्रबल विद हर पेरेंट्स। इस पे प्रॉब्लम है। ठीक है, द कंपनी फेस्ड चैलेंजेस ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न बट मैनेज टू ओवरकम देम। यानी कि कंपनी ने चैलेंज फेस किया, लेकिन उसने मैनेज कर लिया, उसको ओवरकम भी कर लिया। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने ओवरकम भी कर लिया। और ऑप्शन नंबर 4 में उसको प्रॉब्लम है, इतना ही इंफॉर्मेशन दी गई है, बस इसके आगे की जानकारी नहीं दी गई। तो यहां पे प्रॉब्लम है लेकिन ओवरकम कर लिया, इसलिए ये नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि शी वॉज इन ट्रबल, शी वॉज इन हॉट वाटर्स, शी वॉज इन हॉट वाटर विद हर पेरेंट्स। समझ गए, ठीक है, इन ट्रबल जहां पर आया वहां पर हमने इसे रिप्लेस कर। 25, अगला सवाल कह रहा है, I decided to call out to various bookstores in the area to see if any of them had the book I needed. Call off लिखा हुआ है, call off का मतलब क्या होता है, The meeting was called off. Called off मतलब होता है एक तरीके से कैंसिल कर देना किसी चीज को, ठीक है, किसी इवेंट को। The event was called off, the event was called off मतलब इवेंट जो है फिर नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट समबडी, टू फॉर्मली इनवाइट समबडी। ठीक, कॉल आउट का मतलब होता है कि वी नीड टू कॉल आउट सच बिहेवियर, हमें ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट करने की जरूरत है, मतलब हमें उसको कैंसिल करने की जरूरत है, उसे रिजेक्ट करने की जरूरत है। वी नीड टू से दैट ये गलत है। तो कॉल आउट मतलब होता है जैसे कुछ हो रहा है तो आप करो वी नीड टू कॉल आउट दैट, मतलब हमें बताना पड़ेगा ये गलत है, वी नीड टू से दैट। आप क्या करना चाह रहे हो, आप बुक स्टोर्स पे जाना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो क्या आसपास वो चीजें हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉल अराउंड। ठीक है, आई डिसाइडेड टू कॉल अराउंड टू वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड। तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। फ्रेजल वर्ब्स याद करना आवश्यक है, एसपी बख्शी की किताब में जितनी दी है वो मैंने आपको कोर्स में करा रखी है, वहां से आपका ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 26। Stanley dash to play the violin now with an amateur instructor. Stanley dash to play the violin now with an amateur instructor. Now कहना चाह रहा है कि स्टेनली ने वायलिन बजाना अब सीख लिया था या सीख लिया है, ठीक है, या सीख रही है विद एन एमेचर इंस्ट्रक्टर, एमेचर इंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक, वॉज लर्निंग नाउ है तो फिर पास्ट की बात नहीं होगी, वॉज है तो पास्ट की बात नहीं होगी, विल है, नाउ है तो फ्यूचर की बात नहीं होगी, विल लर्न नाउ नहीं हो सकता, नाउ है तो मतलब अभी की प्रेजेंट की बात होगी ना। हैड लर्नड है तो ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग आप
पास्ट परफेक्ट का प्रयोग आप करते हो पास्ट की दो बातों को बताने के लिए। जो घटना पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में होती है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग आप करते हो। तो पास्ट परफेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बचा इज लर्निंग जो है सही होगा। अगर यहां पर हैज लर्नड होता तो वो आंसर हो सकता था कि उसने अब सीख लिया है, जस्ट अभी सीखा है। तो रिसेंट पास्ट इवेंट्स को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट से एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हैज लर्नड हो सकता था, लेकिन वहां पर नहीं है, इज लर्निंग ही सही होगा आंसर जवाब। स्टेनली हैज लर्न टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जवाब हो जाएगा सेकंड। It was the home minister of the country who took the decision to change our laws pertaining to migration of people from one state to another। यानी कि होम मिनिस्टर ने लॉ चेंज किया था। अब आप एक चीज सिंपली देख रहे हो, लॉज लिखा हुआ है, pertaining to, लॉज क्या है बच्चों, प्लूरल है। यदि लॉज प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल ए तो कतई नहीं आएगा। यदि नहीं आएगा तो यही वाला जवाब सही किया जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाले तो नहीं आंसर बनेंगे ना, सिंपली आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इट वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु टुक द डिसीजन टू चेंज द लॉज पर्टेनिंग टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी किसी को। ठीक है, लॉज प्लूरल है, प्लूरल के साथ में ए नहीं आ सकता, गलती इसी में है, जिसमें गलती है उसको हाईलाइट कर। I was unable to solve the geometry question myself, so I have asked my teacher to help me out। आपको इसको करेक्ट इडियम बताना है, इसमें से कौन सा बैठ सकता है। ठीक है, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, तुम्हें हमेशा वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मतलब जब आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आपने कुछ ठाना है कि आपको सीजीएल निकालना है और बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो जो टफ है, जो यानी कि जो बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, वही आगे जाता है। ठीक है, टू हेड्स आर बेटर देन वन, मतलब अगर कहते हैं ना एक से भले दो, मतलब मैं अकेले कोई काम कर रहा हूं, दो लोग मिलकर करेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा थोड़ा। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी कि अगर दो गलत, एक के बाद दो, दोनों गलत हरकतें हैं तो वो सही नहीं कर देता है कुछ। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप कह रहे हो ना कि ये सही ये गलत है तो वो भी तो गलत था, हाँ दोनों ही चीजें गलत थी। डोंट मेक, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ थिंग राइट। तो कह रहा है कि मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा था ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो मैंने कहा टीचर से हेल्प ले लूं। मतलब एक से भले दो, तो आंसर हो जाएगा टू हेड्स आर बेटर देन वन। ठीक है, हाँ क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है गर्ल्स हैव बीन द डैश ऑफ मेनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर इयर्स। ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज फीमेल फिटिसाइड इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द डैश ऑफ द मदर आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड। Save the Girl Child Dash has been launched by the government to end gender selective abortions of female fetuses as well as other crimes dash the girl child। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि गर्ल्स को मैनी क्राइम्स का क्या बनाया गया, विक्टर मतलब होता है विजेता, तो विजेता नहीं बनाया गया। साइट किसी जगह के लिए आता है, नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि लेबर्स काम पे आते हैं, कहां पे हो, साइट पे हैं, या वेबसाइट, साइट मतलब जगह स्थान। ठीक है, विक्टिम मतलब होता है जो विक्टिम है, और स्केपगोट्स मतलब होता है बलि का बकरा। तो उन्हें क्या बनाया गया, विक्टिम बनाया गया। गर्ल्स हैव बीन द डैश ऑफ मेनी क्राइम्स, तो गर्ल्स हैव बीन द स्केपगोट ऑफ मेनी क्राइम्स, या गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ मेनी क्राइम्स। तो गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ मेनी क्राइम। स्केपगोट देखो क्या होता है, स्केपगोट होता है बलि का बकरा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ऑफिस में हो, नौकरी करने जा रहे हो कल को सरकारी, आप सभी लोग, ठीक है, आपकी पोजीशन है, आपसे ऊपर आपके एक बॉस है, आपसे ऊपर एक आपके एक बॉस है, आपके ऊपर एक बॉस है। ठीक है, चार बॉस आपके हो गए, तीन बॉस बेसिकली हो गए, चौथे नंबर पे आप हो गए। अब मान लीजिए आप सभी की मिली भगत थी और आप सबने गबन कर दिया, पैसे को घोटाला कर दिया। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, सारा ब्लेम जो है तुम पे डाल दिया कि यही फाइल बना के लाता था और इसी से हम साइन करा लेता था। तो इसे कहते हैं स्केपगोट, यानी बलि का बकरा। यहां पर बलि के बकरा बनाने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। उन्हें क्या है, विक्टिम है, पीड़िता है। तो वो यही कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो भारत में बहुत सारे क्राइम्स की पीड़िता रही हैं, विक्टिम्स रही हैं फॉर मेनी ईयर्स। जो सबसे फियरफुल, सबसे खराब क्राइम था वो ये था फीमेल फिटिसाइड का, जिसमें बच्चों को, गर्ल चाइल्ड जो होता था उसे मदर के किसमें मार देते थे, इंटेस्टाइन में मारते थे, लिवर में मारते थे, किडनी में मारते थे, वॉर्म में मारते थे, पेट में ही मार देते थे आप। ठीक है,
जिससे आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करा कर लेते थे। ठीक है, सेव द गर्ल चाइल्ड क्या था? सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन था। इट वॉज नॉट एंटरप्राइज, इट वॉज नॉट अंडरटेकिंग, इट वॉज नॉट कैंप फायर, इट वॉज कैंपेन। तो सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस को करने के लिए उन्होंने किया, एज वेल एज अदर क्राइम्स डैश द गर्ल चाइल्ड। अब एज वेल एज अदर क्राइम्स डैश द गर्ल चाइल्ड। अब कहना चाह रहा है कि सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन था, उसे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए? टू एंड जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शंस ऑफ फीमेल फीटसेस। ठीक है, जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शंस को एंड करने के लिए, एज वेल एज अदर क्राइम्स जो महिलाओं के बच्चों के गर्ल चाइल्ड के खिलाफ हो रहे थे उनको एंड करने के लिए। तो गर्ल चाइल्ड के खिलाफ क्राइम्स हो रहे थे, थ्रू नहीं हो रहे थे, अक्रॉस या फॉर नहीं हो रहे थे, गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट वो क्राइम्स हो रहे थे इसलिए। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूज आर्टिकल है, इसको भी आसान था, इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था। अब ये आपका पैसेज का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ रहा है एंटोनिम इनडोमिटेबल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनडोमिटेबल का आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। तो पहले तो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बारी, फिर उसके बाद हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बारी चाहे तो वीडियो रोक लीजिए या मैं 5 से 10 सेकंड का समय आपको दे देता हूं। जो लोग वीडियो देखते देखते देख रहे हैं तो उनको भी पढ़ के फिर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए, taekwondo is a form of empty hand martial arts to combat that requires to athlete to use all parts of the body in competition। taekwondo एक तरीके का मार्शल आर्ट है। taekwondo is a self defense discipline है जिसका नेम डिराइव होता है कोरियन वर्ड ताई से, जिसका अर्थ होता है किक, अ पंच और अदर ब्लो विद द हैंड और फिस्ट एंड डू विच इज अ वे और मेथड ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक पंच डू मारो, ठीक है, उस सेंस में इसका अर्थ है। अमंग द जनरल पब्लिक taekwondo is distinguished from अदर मार्शल आर्ट्स बाय इट्स हाई स्पीड। मतलब ताइक्वांडो बाकी मार्शल आर्ट से इसलिए अलग है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्वीपिंग किक्स होती हैं, इंफैटिक पंचेस होते हैं। एज विद जूडो, taekwondo was developed as a sport that is also representative of a moral code where principles of loyalty, faithfulness, respect and the preservation of an indomitable spirit। देखिए, indomitable मतलब क्या होता है? एबल किसी में लगेगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा, इन मतलब होता है नॉट, और डोमिटेट मतलब हो जाता है टू टेम, किसी को कब्जे में करना। इनडोमिटेबल हो गया मतलब जिसे कब्जे में नहीं किया जा सकते, विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे कब्जे में नहीं, काबू में नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी डिफीटेड, जो हार स्वीकार ना करे जल्दी। ठीक है, स्पिरिट फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ताइक्वांडो ट्रेनिंग beginning in 1945 shortly after the end of the World War II and Japanese occupation, a new martial arts school called Kwans opened in Seoul. These schools were established by Korean martial artists with backgrounds in Japanese and Chinese martial arts. At the time, indigenous disciplines such as Taekwondo were being forgotten due to years of decline and repression by the Japanese colonial government. The umbrella term traditional Taekwondo typically refers to the martial arts practiced by Kwans during the 1940s and 1950s. Though in reality the taekwondo had not yet been coined at that time. Indeed, each Kwon school was practicing its own unique style of Korean art। ठीक है, तो सबमिसिव इसका एंटोनिम आपको पता करना है। एंटोनिम ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, इनविंसिबल सिनोनिम है, अनस्टॉपेबल सिनोनिम हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सिनोनिम हो सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा सबमिसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसको हराया जा सके, जो हार स्वीकार कर ले। व्हाट इज ताइक्वांडो अ फॉर्म ऑफ? कह रहा है ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंडेड मार्शल आर्ट्स। तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट? इट इज अ मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ताइक्वांडो? ताइक्वांडो का प्रिंसिपल क्या है? देखो यहां पर इन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं, लॉयल्टी, फेथफुल, रेस्पेक्ट और प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो फेथफुल इसका स्पिरिट है, इंडोमिटेबल स्पिरिट है, ये भी है। डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई वो रिस्पेक्ट लिखा है, यहाँ डिसरिस्पेक्ट एंटोनिम लिख दिया इन्होंने। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबी, मैं आरबी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधिकर्ता हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है आपसे करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज और आप ध्यान रखो, जब भी कभी भी
सिनोनिम या एंटोनिम आपको पैसेज में मार्क करना हो तो अपने कॉमन सेंस से मत मार्क करो, एक बारी वो वर्ड पैसेज में जरूर देख लो, और सिनोनिम मार्क करना है जैसे तो ऑप्शन में रख रख के देख लो एक बारी, ठीक है। वो जब उसको सेटिस्फाई कर दे तब आप उसे आंसर मार्क करो, अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो आंसर मत मार्क करो, ठीक है। एबरेंट मतलब होता है उससे अलग, समथिंग विच इज डिफरेंट। एबरेंट मतलब होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है, दैट इज कॉल्ड आपका एबरेंट, ठीक है। एबरेंट मतलब होता है समथिंग विच इज डिफरेंट। अनयूजुअल भी जो यूजुअल नहीं है। थ्योरेटिकल थ्योरी से हो गया। टिपिकल, टिपिकल जैसे कहते हैं ना यू आर टिपिकल इंडियन, मतलब एकदम टिपिकल इंडियन हो, बिल्कुल आप क्वालिफाई करते हो इंडियन की सारी चीजों के लिए, तो दैट इज ऑल्सो एबरेंट ऑफ अ मॉरल कोड नहीं, अनयूजुअल मॉरल कोड नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, टिपिकल ऑफ अ मॉरल कोड हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा टिपिकल, ठीक है। 37 आपको ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और इससे आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। एक बार खुद से पढ़िए इसको और फिर इसका आंसर मार्क करिए, बताइए। चलिए, जो नहीं पढ़ पाए एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो। कह रहा है एनवायरमेंटल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस एंटी सोशल कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एनवायरमेंटल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस एंटी सोशल कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग व्हिच हैज एन इंपैक्ट ऑन बिहेवियर सच एज कंडक्ट डिसऑर्डर। In a recent study conducted, young people with conduct disorders had their brains examined along with controls that were healthy and did not have the disease. The thickness of various regions of the cortex and the brain's outer layer was measured using the scanned images. It was demonstrated in study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience. Awareness, perception, attention, memory, and language are all impacted by cortex. Cortex. The findings of the study were unexpected. They demonstrated distinct disparities between adolescents whose behavioral issues began in adolescence and those whose issues began earlier in life. Although both groups were different from healthy controls, it was discovered that distinct regions of cortex in the teenagers who had experienced early onset behavioral issues were thicker in comparison to the healthy participants. तो बेसिकली एक तरीके का स्टडी का इन्होंने हवाला दिया है और इसमें बताया है कि एनवायरमेंटल जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं एंटी सोशल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं विच इज एन इम्पैक्ट ऑन कंडक्ट डिसऑर्डर, लोगों के बिहेवियर में इम्पैक्ट डालता है। तो एक रिसेंट स्टडी करी गई जिसमें लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ा गया, थिकनेस ऑफ कॉर्टेक्स देखा गया और फिर बिहेवियरल इश्यूज को, कंडक्ट डिसऑर्डर को कॉर्टेक्स से इन्होंने रिलेट किया और देखा कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं। कह रहा है डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स वर थिकर इन teenagers having early onset behaviors. They were no distinct regions. There were participants having early behavioral issues in comparison to healthy students who had distinct regions in their cortex. There were distinct regions in the cortex of the healthy student. Basically यहाँ पर distinct region वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है it was discovered that distinct regions of the cortex in the teenagers who had experienced early onset behavioral issues were thicker in comparison to the healthy participant. मतलब ये पाया गया कि डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स जो थे टीनेजर्स में, जिन्होंने अर्ली ऑनसेट ऑफ बिहेवियरल इशू, जिनमें बिहेवियरल इशू जल्दी हुए, उनके कॉर्टेक्स जो था वो थिकर था उन लड़कों से कंपैरिजन में जो लोग हेल्दी थे। डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स वर थिकर इन टीनेजर्स हैविंग अर्ली ऑनसेट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज इन कंपैरिजन टू द हेल्दी पार्टिसिपेंट। सेम लाइन लिखी हुई है, आंसर हो गया, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not impacted by the cortex? Cortex से impact क्या नहीं हो रहा है? देखो यहां पर इन्होंने लिखा है कि क्या क्या impact हो रहा है। इन्होंने लिखा है यहां पर awareness, perception, attention, memory, language are all impacted by cortex, ठीक है। memory perception हो रहा था, attention disobedience, language awareness हो रहा था, memory और attention हो रहा था, और यहां पर disobedience नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट, डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस नहीं लिखा, अवेयरनेस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड लैंग्वेज लिखा है, डिसोबीडियंस नहीं लिखा है। It was demonstrated in the study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience. आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द सेंटेंस बतानी है कि ये पाया गया कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है एक साइकेट्रिक कंडीशन है rather than adolescent disobedience.
ठीक है, मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो एक एडोलेसेंट डिसोबीडियंस नहीं है, ठीक है, इट इज अ साइकेट्रिक कंडीशन। तो कंडक्ट डिसऑर्डर इज लेस ऑफ अ मेंटल कंडीशन, द मोर ऑफ अ टीन डेफिशिएंस। Conduct disorder is a teen defiance and not a mental condition, is neither a mental condition nor a teen defiance or a mental condition rather than teen defiance defiance। तो बेसिकली आप बताओ इसमें से सही जवाब क्या होगा, खुद से आप इसको बताइए। पढ़ के इतना तो समझ आ गया ना, वो साफ कह रहा है कि भैया इट इज अ साइकेट्रिक कंडीशन रादर देन एडोलेसेंट डिसोबीडियंस। तो डिसोबीडियंस को वो डेफियांस से कर लिख के लिख दे रहा है, तो भैया यहां तो ये उल्टा ही लिख रहे हैं बात, यहां भी उल्टा ही लिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही खारिज कर दे रहे हैं। चौथा ही आंसर होगा, कंडक्ट डिसऑर्डर इज अ मेंटल कंडीशन, एक मेंटल कंडीशन है रादर देन टीन डेफियंस, यही तो बात वो कह रहा है, अन्य शब्दों में लिख दिया गया। Which of the following was measured in scanned image? स्कैन्ड इमेजेस में क्या मेजर किया गया था? ब्रेन की आउटर लेयर क्या मेजर की गई थी बताइए। तो जो आपका स्कैन्ड इमेजेस में क्या मेजर किया गया, ये पैराग्राफ इन्होंने चेंज नहीं किया है, यहाँ वही है, पैराग्राफ तो सेम ही है, ठीक है। तो क्या इन्होंने मेजर क्या किया है, बेसिकली आप यहाँ पर देखिए, बताइए क्या मेजर किया गया है, क्या स्कैन किया गया है। देखिए, ब्रेन्स आउटर लेयर वाज मेजर्ड यूजिंग द स्कैन्ड इमेजेस। स्कैन इमेजेस के थ्रू क्या मेजर किया गया, ब्रेन की आउटर लेयर। तो सिंपली क्या आंसर हुआ, ब्रेन्स आउटर लेयर वाज मेजर्ड, ठीक है। तो जो 2 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करा दिया गया। ये वाला पैराग्राफ अच्छा था, पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छे पूछ रहा है एसएससी, क्लोज टेस्ट इजी था, बाकी सारा पेपर पैराग्राफ ये वाला छोड़ के बाकी कुछ भी ऐसा सेक्शन में नहीं मिला है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। पहला वाला क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था वो, बाकी चीजें सही हैं, इसमें कुछ भी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा है। इतना समझ में आ रहा है इस पेपर को देखकर कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हो, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर की कवर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप आसानी से पेपर कर सकते हो। बस आपको 2-3 काम अच्छे से करने, एक तो रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर वगैरह की, क्योंकि ये जो पैराग्राफ था ये आप तभी फेमिलियर हो पाओगे जब रीड करोगे। वोकैबुलरी अच्छे से स्ट्रांग करनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। इतना काम करते हुए चलो, आपको कोई समस्या नहीं हो, ठीक है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय। मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी हैं, तो जैसे ग्रामर का क्रैश कोर्स है वो पूरा अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जीके का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आते रहते हैं, कंप्यूटर का पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो आप देख लो, ठीक है। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की मैगजीन अवेलेबल है, वर्ड पावर में एडीजी पूरी किताब अवेलेबल है आपकी, ये पढ़ देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, वहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप सर्च करिए @RB_S, RBLearning.com पर जाके आप सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, पेड भी हैं, आप चाहो तो पेड परचेस कर सकते हो। बैचेस हमारे हैं, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे टारगेट्स वगैरह सब मिलते रहते हैं। बाकी अदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ इंग्लिश का भी कोर्स है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।